आई कांट ब्रीथ। ये लाइन सुनकर आपको क्या याद आता है? आप में से कुछ लोगों ने शायद गेस किया हो, जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिका के पुलिस वालों ने अपने घुटनों से जमीन पर दबाया, उन्हें चोक किया। जॉर्ज फ्लॉयड सांस नहीं ले पा रहे थे और पुलिस की इस क्रूरता से उनकी जान चली गई। पुलिस वालों की चमड़ी गोरी थी और उनके घुटनों के नीचे दबे जॉर्ज की चमड़ी काली थी। इसे नस्लवाद का एक क्रूर उदाहरण बताया गया और ब्लैक लाइव मैटर्स नाम से अमेरिका समेत दुनिया भर में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। नतीजा ये हुआ कि उन पुलिस वालों को सजा सुनाई गई और यह घटना मई 2020 की है। अब आइए दिसंबर 2025 में देश बदलता है, पस मंजर बदलता है, लेकिन एक व्यक्ति के आखिरी लफ्ज यही रहते हैं, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। इस बार फर्क यह है कि लाइन बोलने वाले की चमड़ी भी गोरी है और पुलिस वाला भी गोरा है, लेकिन यहाँ असल दोषी पुलिस वाले नहीं है, एक सिख नौजवान है। हुआ ये कि 3 दिसंबर 2025 की रात 18 साल के हेनरी नोवाक साउथहैम्पटन में अपने दोस्त के घर से लौट रहे थे। रात के लगभग 11:30 बजे हेनरी रास्ते में विक्रम डिगवा नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। हेनरी की विक्रम के साथ किसी बात पर बहस होती है, हाथापाई में बहस बदलती है और फिर इसी दौरान विक्रम ने हेनरी पर कृपाण से वार कर दिया। 5 बार कृपाण मारा, कुछ वार हेनरी के सीने पर भी किए। इतना सब होने के बाद विक्रम के भाई वहां आते हैं और पुलिस को फोन करते हैं कि उनके भाई पर नस्लीय हमला हुआ है। यानी उनकी पहचान की वजह से, एक माइग्रेंट की जो पहचान, एक सिख की जो पहचान है, उस वजह से विक्रम पर हमला हुआ है। पुलिस हेनरी के गांव तब देख नहीं पाती, जब आती है जमीन पर वो पड़ा होता है और पुलिस से बार बार कहता है, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। लेकिन पुलिस को कुछ दूसरी ही जानकारी दी गई थी। उन्हें लगता है कि पीड़ित ये लड़का है जो खड़ा है, जिसने कृपाण जिसके पास लगी हुई है, इसलिए वो हेनरी को हथकड़ी पहनाते हैं। जैसे पुलिस को खून देखता है, वो तुरंत हथकड़ी खोलकर हेनरी को सीपीआर भी देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, हेनरी की मौत हो जाती है। इतने में विक्रम के माँ बाप उसका कृपाण घर में छिपा देते हैं। अब दिसंबर 2025 में यह होता है, कुछ महीने केस चलता है, फिर 28 मई 2026 को विक्रम को हत्या का दोषी पाया जाता है। 1 जून को उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन अदालती कार्रवाई में पुलिस के कैमरे का वीडियो सबूत की तरह पेश किया गया, जिसमें हेनरी के आई कांट ब्रीथ बोलते हुए आवाज रिकॉर्ड हुई थी। ये भी दिखता है कि ये कहते हुए उसकी तकलीफ को सुनने के बावजूद पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई। जब ये बात बाहर आती है तो ब्रिटेन में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। कहा जाता है कि रेसिज्म तो गलत है, पर जब किसी गोरी चमड़ी वाले के साथ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इस तरह हो जाए, तब सरकार सच को सच कहने से कतराती है। अल्पसंख्यकों के हकों की रखवाली करते हुए बहुसंख्यकों के हक मार देती है। ये वहां जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका रेफरेन है। ब्रिटेन के दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके ने इसी को मुद्दा बनाया है। पार्टी के लीडर नाइजल फराज कहते फिर रहे हैं कि भले एक आदमी की जान चली जाए, लेकिन पुलिस तो इसी फिक्र में खर्च है कि उस पर रेसिस्ट या नस्ल भेदी होने के इल्जाम न लग जाए। फिर इस केस की पेचीदगी इतनी ही नहीं है। दोषी विक्रम डिगवा एक सिख हैं। उन पर जिस कृपाण से हेनरी की हत्या का इल्जाम है, वो उनकी सिख पहचान से जुड़ा हुआ है। 5 ककारों में से एक। इसको सिख धर्म में अपने पास रखना लाजमी है। फराज ये भी मांग कर रहे हैं कि ब्रिटेन में कृपाण को बैन किया जाए और इस पर कुछ सिख संगठन ऑब्वियसली नाराज है। उनका कहना है कि किसी एक केस को पूरे समुदाय के ऊपर थोपना ठीक नहीं है। लेकिन फराज की राजनीति ही बंटवारे पर टिकी है। उन्होंने पूरे ब्रिटेन में प्रदर्शन करने की धमकी दी है। 2 जून को एक प्रदर्शन आयोजित हुआ भी, भयंकर हिंसा हुई, इसे राइट लिखा जा रहा है। यूरोपियन प्रेस में 11 पुलिस वाले और एक पुलिस डॉग घायल हुआ है। फराज ने आने वाले हफ्तों में और भी जगह प्रदर्शन की तैयारी की हुई है। तो ब्रिटेन की राजनीति में फिलवक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एक ऐसे वक्त में जब कीर स्टारमर पर पहले से दबाव बढ़ रहा है। पिछले 2 महीने में 4 जूनियर मिनिस्टर्स का इस्तीफा हुआ है। बीते हफ्ते हेल्थ मिनिस्टर ने भी टाटा बाय बाय कह दिया। स्टारमर पर इल्जाम है कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिर रही। फिर स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी की हार का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा जा रहा है। तो क्या हेनरी हत्याकांड की वजह से स्टारमर की मुसीबत बढ़ने वाली है? नाइजल फराज इस केस से अपनी राजनीति को कैसे चमका रहे हैं और ब्रिटेन में दक्षिणपंथी राजनीति का उभार इस तरह क्यों हो रहा है? आज के शो में हम इन्हीं बातों का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। जैसे हमने बताया, ये घटना पिछले साल दिसंबर की थी।
विक्रम को सजा 1 जून 2026 को हुई और 2 जून की सुबह से इस केस का राजनीतिकरण शुरू हुआ। जब पुलिस के कैमरे की फुटेज अदालत में दिखाई गई और उसका ब्यौरा प्रेस में छाया, तब बवाल बढ़ा। सबसे पहले हेनरी के परिवार ने पुलिस के व्यवहार को अमानवीय बताया। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कहा कि पुलिस से गलती हुई है, इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन सरकार की चिंता केवल पुलिस तक सीमित नहीं थी, क्योंकि तब तक नाइजेल फराज प्रदर्शन का ऐलान कर चुके थे। सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा जा रहा था, इल्जाम लगाए जा रहे थे कि सरकार की पॉलिसीज की वजह से ऐसा हुआ है। अब नाइजेल फराज की धमकी के बाद सरकार भी चौकन्नी हो गई थी। गृह मंत्री शबाना महमूद ने संसद में चेतावनी दे दी कि इस मामले का इस्तेमाल नफरत फैलाने और लोगों को भड़काने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नाइजेल फराज आग उगल रहे हैं, 2 टियर पुलिसिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रही है ब्रिटेन में। नाइजेल फराज का एक ही सवाल है कि जब हेनरी की हत्या हुई है तो उसे दोषी बताकर उसे पहले हथकड़ी क्यों लगाई गई। इस बयान में प्रॉब्लम क्या है वो आपको आगे समझ आएगी। जैसे जैसे बयानबाजी बढ़ी, साउथहैम्पटन में लोग सड़कों पर उतरने लगे। 2 जून की शाम पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आई कांट ब्रीथ के नारे लगाए और पुलिस वालों का इस्तीफा भी मांगा। 3 जून को हैम्पशायर पुलिस की मुखिया एलेक्सिस बून ने कहा कि हेनरी को हथकड़ी लगाने और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस खेद प्रकट करती है। उन्होंने परिवार से माफी मांगी, जो संतप्त परिवार है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी घटना की स्वतंत्र जांच करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री और पुलिस ने ही आदेश दिए हैं जांच के। बावजूद इसके राइट विंग पार्टी शांत नहीं दिख रही हैं। अब ये प्रदर्शनकारी पार्टियां शांत नहीं हो रही, उसकी एक ही वजह है दोषी की पहचान। विक्रम एक सिख परिवार से आता है, भले ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन राइट विंग पार्टीज उसे बाहरी बता रही हैं। जब भी इस तरह के केस होते हैं और उनमें कोई भूरी चमड़ी वाला अपराधी होता है, सवाल सीधा इमिग्रेंट पॉलिसी पर आ जाता है, उसमें बदलाव की फिर मांग खड़ी होती है। जब टोरी सत्ता में थे तब भी नाइजेल फराज अंग्रेजों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते थे। अब लेबर सत्ता में है तो इस बात को भी उन्होंने राई का पहाड़ बना लिया है। अभी भी उनका इल्जाम यही है कि अंग्रेजों के साथ भेदभाव हो रहा है। ब्रिटेन की राइट विंग पार्टियों का लंबे समय से तर्क यही है कि बाहर से आए लोग हमारे कल्चर को बदल रहे हैं, हमारी नौकरी खा रहे हैं, हमारे संसाधन खत्म कर रहे हैं, इस पर पहला हक तो हमारा है, गोरों का। फिर अब ब्रिटेन की डेमोग्राफी अगर देखेंगे और यहाँ सफल लोगों का अनुपात निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन राइट विंग पार्टियों को खाद पानी मिलता कहाँ से है। जो अभी सरकार चल रही है, लेबर गवर्नमेंट, उसी पर आप नजर डाल दीजिए। गृह मंत्री शबाना महमूद हैं, पाकिस्तानी मूल की। इसी तरह उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी का परिवार गुयाना से है। भारतीय मूल की सीमा मल्होत्रा मिनिस्टर फॉर इक्वालिटीज हैं, साथ में मिनिस्टर फॉर द इंडो पैसिफिक भी हैं। भारतीय मूल की ही कनिष्का नारायण मिनिस्टर फॉर एआई एंड ऑनलाइन सेफ्टी हैं। लंदन के मेयर सादिक खान हैं, फिर से पाकिस्तानी मूल के हैं, ये लेबर पार्टी से आते हैं। अब लेबर पार्टी इमिग्रेंट्स को फ्रंट फुट पर खड़ा कर रही है। टोरी पार्टी, जो खुद एक राइट विंग पार्टी है, कंजर्वेटिव है ऐसा कहना चाहिए, उसमें भी इमिग्रेंट्स की अच्छी खासी तादाद है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इसी पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। इतनी डाइवर्सिटी शायद ही दुनिया के किसी और देश की टॉप लीडरशिप में देखी जाती है, और इतना एक्सेप्टेंस भी है। कहना चाहिए किसी और देश में लोग इतने सहज तरीके से लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करते जिनका मूल बाहर का हो। लेकिन अनुपात की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रिटेन में बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स टॉप जॉब तक पहुंचे हैं और राइट विंग पार्टीज इसी चीज को भुना रही हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात कन्वीनियंटली इग्नोर की जाती है कि ये लोग अपने पूर्वजों के देश छोड़कर ब्रिटेन आए कैसे और क्यों आए। अंग्रेज ही थे जिन्होंने पूरी दुनिया में उपनिवेश बनाए, वहां के लोगों को अपनी जुबान, अपना पहनावा अपनाने को मजबूर किया। तो स्वाभाविक ही है कि जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया वहां वहां के लोग आपको ब्रिटेन में मिलते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिस्र, साउथ अफ्रीका, केन्या, लंबी लिस्ट है। कोई 200 साल पहले ब्रिटेन आया, कोई 100 साल पहले ब्रिटेन आया, मेहनत से अपने लिए जगह बनाई। आज इनकी पुश्तें ब्रिटेन के समाज, राजनीति और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में टॉप पर पहुंचने लगी हैं। इन लोगों में अपनी जड़ों को लेकर एक नॉस्टैल्जिया तो है, लेकिन ये खुद को कहते ब्रिटिश ही हैं। सुएला ब्रेवरमैन और लीसा नंदी जैसे नेता खुलकर खुद को चिल्ड्रन ऑफ एम्पायर कहते हैं। वो गाने वाला नहीं, इनका मीनिंग है चिल्ड्रन ऑफ एम्पायर, मतलब हम बड़े फक्र है हमें ब्रिटिश नागरिक होने का, जो सब्जेक्ट्स थे पहले। ब्रेवरमैन को तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में भी अच्छाई ही दिखती है। तो ये एक अलग तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर है, जहां आज एक विकसित मुल्क में रह लेना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आप इतिहास को ही व्हाइट वॉश करने पर आमादा हैं। खैर, हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि ब्रिटेन की इमिग्रेंट पॉपुलेशन
किस कदर खुद को अंग्रेज साबित करने पर तुली है, लेकिन ऑब्वियसली ये अपनी चमड़ी का रंग तो नहीं बदल सकते। अब ब्रिटेन में आबादी का एक हिस्सा बिल्कुल है जो इस सच्चाई से ताल नहीं बैठा पा रहा है। उसके लिए एक ब्रिटिश स्टोरी के नायक सिर्फ गोरे अंग्रेज हो सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ऋषि सुनक। दूसरे नेताओं की तरह ऋषि सुनक भी उतने ही सफल या असफल हुए जितने वो काबिल था या नाकाबिल थे, लेकिन भूरी चमड़ी ने उनकी राह में एक मुश्किल ज्यादा पैदा की। वो जब प्रधानमंत्री बने तो अंग्रेज आबादी का एक हिस्सा उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। आपको बहुत सारी रील्स में दिख जाएगा। नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके जैसी पार्टियां इसी इमोशन को कैश करती हैं, लेकिन और ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट लेकिन है कि ऐसा नहीं है कि प्रवासियों को लेकर जो असहजता ब्रिटेन में है हवा में पनप गई है। ये सही भले ना हो, लेकिन स्वाभाविक तो है कि कोई भी समाज अपने से भिन्न लोगों को लेकर असहज होता है। दिल्ली में पूर्वोत्तर से आए लोगों को लेकर और पूरे देश में बिहार से आए प्रवासियों को लेकर जैसी बातें होती हैं, उनका जिक्र यहाँ किए बिना आपको हमारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जो प्रवासी दूसरे समाज में असिमिलेट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, उन्हें लेकर वैसी आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जो प्रवासी समूह बनाकर अपनी पहचान को रेखांकित करते हैं, वो होस्ट कंट्री की नजरों में कभी ना कभी आते ही हैं, स्पेशली जब ये राइट विंग ग्रुप्स मजबूत होते हैं, फराज टाइप। कनाडा में सिख और ब्रिटेन में मुस्लिम प्रवासी इसी फिनोमेना का उदाहरण बन रहे हैं। अमेरिका में जब इमिग्रेशन कानून सख्त हुए, H1B की शर्तें अचानक सख्त हो गई, तब इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज में भी ये चर्चा प्रमुखता से हुई कि जब तक दे वर लाइंग लो तब तक टारगेट पर नहीं थे। जैसे ही अपनी पहचान, अपने पहनावे को लेकर मुखर हुए, खुलकर त्योहारों को मनाने लगे, चीजें नोटिस की जाने लगी। पहले इंडियन अमेरिकन असिमिलेट हो रहे थे, अब वो अलहदा नजर आना चाहते थे, आ रहे थे। इसको भी एक प्रॉब्लम की तरह देखा गया। अब एक बात हम क्लियर करें कि हम यहाँ पर किसी को कोई सलाह नहीं दे रहे हैं कि एक प्रवासी को अपनी पहचान को कैसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, दर्ज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। हम आपको एक फिनोमेना से अवगत करा रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है इमिग्रेशन के मुद्दे पर। यह मुद्दा तब और जटिल हो जाता है जब बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन देखने को मिलता है, जैसे कि अरब स्प्रिंग के बाद से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कुछ हद तक देखने को मिला। बड़ी संख्या में वैध और अवैध प्रवासी जान बचाकर यूरोप पहुंचे। अब ये लोग आपाधापी में यहाँ आए थे। इनके पास कोई रोड मैप नहीं था कि उन्हें नए देश में, नए समाज में, नए स्ट्रक्चर में अपने लिए जगह बनानी कैसी है। वो अपनी परंपराओं और प्रतीकों को अपने सीने से लगा कर रखते थे, इसलिए यूरोप के किसी भी शहर में आसानी से अलग थलग नजर आ जाते थे। इनसे हुई एक भी गलती, अपराध सीधे पूरे प्रवासियों की इमेज को डैमेज कर देता था, क्योंकि इन्हें आइडेंटिफाई करना आसान था। एग्जाम्पल देते हैं, पेरिस में अगर कोई नॉर्मल फ्रेंच आदमी चाकू चला दे तो उसकी पहचान मालूम करने में मीडिया को मेहनत लग जाएगी अगर पुलिस नाम न बताए। लेकिन अगर कोई अरब होगा तो बिना तस्वीर लोगों के दिमाग में एक इमेज कौंध जाएगी कि कैसा आदमी रहा होगा। फिर कुछ दिक्कत इमिग्रेंट्स को लेकर जो पॉलिसी रही है, जो पॉलिटिक्स रही है, उससे भी हुई है। इस संदर्भ में ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का उदाहरण सबसे एक्यूरेट बैठता है। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के नागरिकों द्वारा छोटी बच्चियों के रेप और यौन शोषण के मामले सालों रिपोर्ट हुए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई ही नहीं की, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को डर था कि उन्हें रेसिस्ट होने को लेकर टारगेट कर लिया जाएगा। अंततः जब यह मामला बाहर आ ही गया तो पुलिस की तो थू-थू हुई। इस बात को भी रेखांकित किया गया कि कैसे अपराधी समाज और सिस्टम में पॉलिटिकल करेक्टनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये बात अपनी जगह है कि ग्रूमिंग गैंग्स के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, स्पेशली इलेक्शंस के आसपास। मस्त ने बड़ी कोशिश की ताकि एक एंटी मुस्लिम नैरेटिव बनाया जा सके, लेकिन इन गैंग्स को लेकर ब्रिटिश पुलिस की चुप्पी ने ही स्कोप को पैदा भी किया। माइनॉरिटी राइट्स और डाइवर्सिटी वाला विमर्श जब इस चरम पर चला जाता है, तब मस्क और नाइजल फराज जैसे लोगों को नफरत की खेती का मौका मिलता है। हाल के मामले में रिफॉर्म यूके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको लीड कर रही है। नाइजल फराज पिछले कई महीनों से ओपिनियन पोल्स में आगे चल रहे हैं, लोकप्रिय होते जा रहे हैं, और जानकार कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में पार्टी बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकती है। आखिरी चुनाव के रिजल्ट आप देखिए। 2024 के आम चुनाव में पार्टी ने कहने को 5 सीटें जीती, पर उनका वोट परसेंटेज 14% से ज्यादा था। चंद साल पहले बनी पार्टी को इतना ज्यादा समर्थन मिला, संभव कैसे हुआ? अब आप वो समझिए। नाइजल फराज का राजनीतिक जीवन उस दौर में शुरू हुआ जब ब्रिटेन EU का सदस्य होता था। उस समय ब्रिटेन की मुख्य पार्टियां, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो या लेबर हो, दोनों यूरोप के साथ रहना चाहती थी, लेकिन फराज का मानना था कि ब्रिटेन अपनी संप्रभुता से समझौता कर रहा है।
तर्क था उनका कि ब्रिटेन के नियम कानून, उनकी आर्थिक नीतियां लंदन के बजाय ब्रसेल्स में बैठे अधिकारी तय कर रहे हैं, एनएचएस का पैसा बाहर जा रहा है, वगैरह वगैरह। इसी सोच के साथ उन्होंने 1993 में बनी यूके इंडिपेंडेंस पार्टी को ज्वाइन किया। उस जमाने में बहुत लोग फराज को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन फराज लगातार एक ही मुद्दा उठाते रहे, ब्रिटेन को ईयू से बाहर निकलना चाहिए, जोर देते रहे। धीरे धीरे इमिग्रेशन का मुद्दा उनकी राजनीति का केंद्र बना। फराज का कहना था कि यूरोपियन यूनियन की खुली सीमाओं की वजह से ब्रिटेन में आने वाले लोगों की संख्या पर देश का नियंत्रण कम हो गया है। उनका तर्क था कि बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों की वजह से पब्लिक सेक्टर की नौकरियां, रहने के लिए घर, एजुकेशन, सब पर दबाव बढ़ रहा है। आलोचक उन्हें एंटी इमिग्रेंट नेता कहते थे, जबकि फराज कहते थे कि वो इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं बल्कि इलीगल और अनियंत्रित इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। 2016 में फिर ब्रेग्जिट जनमत संग्रह हो जाता है, ब्रिटेन ईयू छोड़ देता है। फराज इसे अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत बताते हैं, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद भी उनकी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई। ऐसे लोग यही करते हैं, नया मुद्दा पकड़ते रहते हैं। फराज का कहना था कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन तो छोड़ दिया, लेकिन जिन समस्याओं की वजह से लोगों ने ब्रेग्जिट का समर्थन किया था वो खत्म नहीं हुई। नया दुश्मन ढूंढा अब। इसके बाद रिफॉर्म यूके का उदय होता है। शुरुआत में पार्टी ब्रेग्जिट पार्टी के नाम से बनी थी, लेकिन जब ब्रेग्जिट ही हो गया तो पार्टी का नाम बदलकर रिफॉर्म यूके किया गया। 2018 में आधिकारिक तौर पर पार्टी बनी। धीरे धीरे पार्टी का एजेंडा बदला। अब पार्टी का मुख्य फोकस इमिग्रेशन, टैक्स, पब्लिक स्पेंडिंग और अपने कल्चर को बचाने जैसे मुद्दों पर है। फराज का दावा है कि ब्रिटेन में वर्षों से चली आ रही दो दलीय व्यवस्था विफल हो चुकी है। उनका कहना है कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दोनों अलग अलग नामों से लगभग एक जैसी नीतियों पर चल रही हैं। रिफॉर्म यूके खुद को उस व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में पेश करती है। पार्टी का संदेश है कि देश की सीमाओं पर फिर से नियंत्रण होना चाहिए, अवैध प्रवास रोका जाना चाहिए, ब्रिटिश पहचान को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी को अपनी टॉप प्रायोरिटी बताते हैं। इन सारी चीजों के चलते उनकी तुलना ट्रंप से कर दी जाती है, जबकि फराज ट्रंप से पहले आ गए थे एज अ फिनोमेना। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में फराज से पहले राइट विंग या कंजर्वेटिव नेता नहीं थे, लेकिन जिस एक्सट्रीम तक फराज जाने को तैयार है वहां कोई टोरी नहीं जाता। इसलिए कई अंग्रेज फराज में अपना ट्रंप देखते हैं। जिस तरह ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, फराज भी ब्रिटेन के संदर्भ में बोलते हैं वैसी बात। जैसे ट्रंप अमेरिका में कहते हैं कि अमेरिका का राजनीतिक वर्ग आम लोगों से कट गया है, फराज कहते हैं कि लंदन की राजनीति और नौकरशाही व्यवस्था आम ब्रिटिश नागरिकों की चिंताओं को नहीं समझती। दोनों नेता इमिग्रेशन पर सख्त रुख रखते हैं और दोनों खुद को जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक आउटसाइडर के रूप में पेश करते हैं कि मैं तो बाहर से आ रहा हूं, सब ठीक कर दूंगा। ये सब भी क्यों है, लेकिन एक बड़ा फर्क भी है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका में प्रेसिडेंट बन गए हैं, वहीं फराज अभी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। अमेरिका आगे है भाई हर चीज में। हालांकि अगले चुनाव में उनकी पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के चांसेस तो दिख ही रहे हैं। उनका वोट बेस कंजर्वेटिव खेमा है, इसलिए हेनरी और विक्रम जैसे केस के राजनीतिकरण से फराज को ज्यादा फायदा होता है और वो इस तरह के आंदोलनों को हाईजैक भी करते रहते हैं। फराज की लोकप्रियता देखते हुए ही ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी कोर्स करेक्शन की कोशिश में है। सितंबर 2025 में कीर स्टारमर ने ग्लोबल प्रोग्रेसिव एक्शन कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ये भी एक लेफ्ट विंग की सरकार चला रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ये भी एक लेफ्ट विंग की सरकार चला रहे हैं। इनके सामने तीन ऐसी सरकारें जो लेफ्ट के मूल्यों पर चल रही है। कहते हैं कि हमारी पार्टियां लोगों से, उनके मुद्दों से भटक गई थी। स्टारमर ने यह भी कहा कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारी सीमाओं के भीतर मौजूद लोग वास्तव में कौन हैं। प्रवासियों के मुद्दे पर हिंट। स्टारमर ने इस भाषण में स्वीकार किया कि अगला चुनाव लेबर और रिफॉर्म यूके में सीधा मुकाबला होगा। सादी भाषा में प्रवास के मुद्दे पर लेफ्ट और राइट की लड़ाई होगी। एक तरफ पॉलिटिकल करेक्टनेस होगी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस का गुणगान होगा। इसलिए हेनरी का विक्रम डिगवा के हाथों कत्ल ब्रिटिश पॉलिटिक्स के लिहाज से इतनी बड़ी घटना है, लेकिन प्रवासी या प्रवासी, पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट की बहस के बीच आपको हेनरी के पिता मार्क की बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके बेटे की मौत का इस्तेमाल और नफरत फैलाने के लिए या और लोगों को बांटने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उसकी कहानी, उससे हमारे देश को और सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मेरे बेटे की कहानी से हमारा मुल्क सुरक्षित बने। एक जवान बेटे के कत्ल के बाद इस तरह की बात करना बहादुरी का प्रतीक भी है, उदारता की मिसाल भी है। लेकिन इस बयान के बावजूद मामला जल्दी शांत होगा ऐसा नहीं लगता है। ब्रिटिश मीडिया में हेनरी के स्नैपचैट की कुछ क्लिप्स की डिटेल छपी है।
आपको वो भी बताते हैं, इससे आपको एक संदर्भ मिलेगा कि क्या हुआ हो सकता है। 3 दिसंबर की रात को जब हेनरी और विक्रम टकराए, तब हेनरी ने विक्रम का वीडियो बनाना शुरू किया था। ये देखकर विक्रम कुछ दूर हटा। फिर हेनरी ने विक्रम को इन इट बैड मैन, व्हाट अ बैड मैन, यूर अ बैड मैन, यू से यूर अ बैड मैन, ये सब कहा। विक्रम दूर हटता गया। उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन ये तथ्य है कि विक्रम ने हेनरी का कत्ल किया, जो कि एक अपराध था, और अदालत ने उसकी सजा भी विक्रम को सुनाई है। अब विक्रम के कृपाण पर भी अलग से बहस हो रही है कि उसको बैन करना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1988 है ब्रिटेन में, उसका सेक्शन 139 कहता है कि सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है इस कानून के तहत। लेकिन कानून ये भी कहता है कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए, जो कि यहां हुआ, इसलिए सजा भी हो गई। अब इस बात की पूरी संभावना है कि ब्रिटेन में धार्मिक प्रतीकों को लेकर बहस एक नए सिरे से शुरू होगी, और इस बहस में एक एंगल पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी का जरूर होगा। इसी नोट पर हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे हमने साजिद के साथ मिलकर लिखा और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।